ओके। Yeah, ma'am. और तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। व्हाट यू हैव टू डू इज अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, ठीक है। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. देखो, सो हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? पेन दिख रही है? Ecology, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कॉलेज में? कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? environmental issues. एनवायरमेंटल इश्यूज ना। लेट मी मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड यार, एग्जिट हो गया, वेट। एनवायरमेंटल इश्यूज हम लोग कर रहे थे, राइट? तो हमेशा की तरह तुम्हारी क्लास लेट आ रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज हम कर रहे हैं। सो ये खत्म हो जाना चाहिए। बाई चांस अगर रह गया तो 15 मिनट क्लास एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इन केस ये रह गया तो अदरवाइज तुम जा सकते हो। Yeah, Okay? ma'am. Yo, Yeah, ma'am. ma'am. ठीक है, होमवर्क क्या दिया था मैंने? 20 questions. 20 20 क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? Human health and My ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के दिए थे तुम्हें? Ma'am, biotechnology. Biotechnical application. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दिया था। कौन कराया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला? कौन है वो? लगा मुझे। एक सेकेंड, चलो तुम्हें जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा क्लास में आना, नहीं तो नहीं, ठीक है बेटा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो नहीं दिया था, बायोटेक दिया था, ध्यान से देख लेता। चलो कोई ना, आ जाओ। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हम सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। कुछ टेक्निक है, 2 टेक्निक है मेनली जो तुमको करनी है, और एक टेक्निक जो काम नहीं करती है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम कुछ अदर टॉपिक्स करेंगे। अदर टॉपिक्स में आ जाता है जैसे ओजोन के बारे में, ठीक है, और कैसे पॉलीथीन का डिस्पोजल हमने सेट करा है। एक केस आता है पॉलीब्लेंड का, उसके बारे में, और एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये कुछ अदर टॉपिक्स है कि कॉप क्या होता है, कॉप 1 2 3 4 क्या चीजें होती है, यूएन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन केस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम अहमद खान का केस पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम डागर का केस पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, जैसे आर्किटा मार्क्स का कल हमने पढ़ा था ना, वैसे वाले कुछ केसेस Yeah, है, ma'am. ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ ही हम पढ़ते हैं। अगर हम बोले कितने मार्क्स का है, तो आज का लेक्चर 4 मार्क्स का है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है नहीं है, ये बहुत इजी सी बात है। तो आप एक बार इसको खुद रीड करोगे एनसीईआरटी से भी, और मैं आपको इसका पूरा टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। Yeah, क्लियर ma'am. है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ जितना तुमको आता है, फिर मैं समझाती हूँ पॉलीब्लेंड का क्या केस है। कि बेटा तुक्का मारोगे, दिखा दो, चलो क्या लगता है आंसर क्या होगा? अच्छा, लास्ट के 15 मिनट्स में मेरे को रिमाइंड कराना, मैंने तुम्हें होमवर्क डिस्कस करना है, ठीक है। कौन रिमाइंड कराएगा? ठीक है, दोनों करा देना, ओके। Yeah, ma'am. चलो आंसर पॉलीब्लेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है। पॉलीब्लेंड का क्या केस होता है उसको पढ़ते हैं। तो इनका जो हमारा केस स्टडी है दैट इज ऑफ, किनका है केस स्टडी? पढ़ा आपने इसके बारे में? Ahmed Khan. हाँ, Ahmed Khan. अहमद खान का केस। एक सेकेंड, वो एनसीईआरटी ना, एक सेकेंड। एक्चुअली आज बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे ना, तो मुझे साफ करने का एनसीईआरटी टाइम नहीं लगा। ओके, ये रहा। सो हम लोग बात करते हैं एक स्पेशल केस की, पॉलीथीन का केस है, विच इज नोन एज अहमद खान का केस। उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ तब भी आ रहा है। सो ये वाला पेज निकालो सारे, Yo, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब कोई पंजाब गया कभी? Yeah, ma'am. अब ये कैसे नाम होते हैं? कैसे नाम होते हैं? हर जगह का एक नाम होता है ना, कैसे नाम होते हैं? Chandigarh. अरे पंजाब हो गए बाबले, Ambala. लोगों Bathinda, के Ludhiana. लोगों के पीपल नेम। Sumit Kaur. सिंह से खत्म होते कुछ ऐसे।
सुमित कौर, गुरमीत कौर। हाँ है ना। Yes, ma'am. तो हम यस, तो आपको बड़ा कॉमन नाम लिखेगा बिट्टू, तो बिट्टू और पॉली, ठीक है। तो बिट्टू स्टैंड फॉर बिटुमन एंड पॉली स्टैंड फॉर पॉलिथिन, ठीक है। तो बिट्टू और पॉली दो पंजाबी दोस्त हैं, तो जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे में, बहुत जल्दी जल्दी से एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो दे फॉर्म पॉली ब्लेंड। तो पॉली ब्लेंड इज नथिंग बट ए फाइन पाउडर ऑफ बिटुमन एंड पॉलिथिन। तो होता क्या है कि जो अहमद खान है, बेंगलोर के हैं ये, तो ये ना 20 साल से, अभी देखो डेटा अपडेट हो गया होगा, पुराना डेटा है, पर आपको यही याद रखना है, यही डेट्स याद रखनी है। तो अहमद खान 20 साल तक पॉलिथीन बनाते थे, दे मेक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर। सैक का मतलब होता है जैसे बोरी होती है ना, दैट इज सैक। तो पॉलिथीन के बैग्स बनाते थे। देन रियलाइज की 8 साल पहले उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्लास्टिक है वो सबसे बड़ा वेस्ट है दुनिया का, ठीक है। तो उससे डील करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिक्सचर बनाया पॉलीब्लेंड नाम का। तो उन्होंने क्या किया, बिटुमेन, बिटुमेन आपने कभी देखा रोड जब ले होते तो काले काले रंग का स्टिकी स्टिकी सा मटेरियल होता है, सड़क पे डालते हैं। Yes, ये ma'am. वाला मैम। Yes, ma'am. तो उन्होंने क्या किया कि जो मैम। पॉलिथीन का वेस्ट था, देखो पॉलिथीन जो वेस्ट है ना, अब किसी काम का नहीं है, तो जो वो वेस्ट पॉलिथीन है उसका क्या कर दो, छोटा सा पाउडर बना दो, ठीक है, फाइन पार्टिकल कर दो उसके, बहुत छोटा करके ब्रेक कर दो उसको। अभी मैकेनिकली ब्रेक होगा है ना, तो आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना। तो फाइन पार्टिकल में आपका ब्रेक कर दिया आपने और उसका पाउडर बन गया। अब इसको आप बिटुमन के साथ मिला दो। बिटुमन क्या था, वो रोड डालने वाला मटेरियल। अब आप अपनी सड़कें बिछाओ। अब जो सड़कें बिछाओगे ना, उसके पास पॉलिथीन की स्ट्रेंथ भी होगी। पॉलिथीन की स्ट्रेंथ होने का मतलब है कि अब वो जो सड़कें होंगी वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो क्या पॉलिथीन से पानी क्रॉस कर पाता है? नो मैम। नहीं ना। Ma'am. पॉलिथीन से पानी कहाँ क्रॉस करता है? पानी के पैकेट, अब दूध लेकर आते हो पॉलिथीन के पैकेट में, अगर कभी बाहर से दूध लाते हो तुम्हारे घर में अगर आता है तो देखा ना पॉलिथीन के पैकेट में पैक होता है। तो ये जो सड़कें बिछी ना, ये जितनी भी सड़कें थी ये वाटर रिपेलेंट हो गई, ठीक है। तो ये एक अच्छा फायदा हो गया। कैसे कि जल्दी से सड़कें टूटेगी नहीं। जैसे मान लो कि मेरे घर के पास सड़क है, वो 5 साल में खराब हो रही है, उसमें क्रैक आ रहे हैं, तो जो अहमद खान ने पॉलीब्लेंड से सड़कें बनाई है ना, वो 15 सालों तक जिंदा है, उसमें कोई क्रैक नहीं आया, ठीक है। 3 गुना ज्यादा हो गई उनकी लाइफ, समझ आया? Yeah, अब Yeah, इसको ma'am. करने के लिए उन्हें इंजीनियर की जरूरत थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पहले वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड इज अ मिक्सचर ऑफ बिटुमेन एंड पॉलीथिन, राइट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ रिसाइकल्ड पॉलीथिन। फिर वो पूछेंगे पॉलीब्लेंड का यूज क्या है, सड़कें बिछाने के लिए यूज होता है। अच्छा, सड़कें से बिछा रहे हो तो उसका प्रॉफिट क्या है, तो आपसे प्रॉफिट पूछेंगे, है ना। देखो प्रॉफिट क्या है, सबसे पहला जो बिटुमेन होता है उसके पास वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी होती है, तो इसकी वजह से जो सड़कें हैं उसमें जल्दी क्रैक नहीं आएगा बारिश के बाद। दूसरा, सड़कों की लाइफ इंक्रीज होगी, पॉलिथीन जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, तो सड़कें काफी टाइम तक सस्टेन रहेगी, राइट। तो ये दो बहुत अच्छे इसके प्रॉफिट थे। अब इसका नुकसान क्या होगा जो यहाँ मेंशन नहीं करते? ग्राउंड वाटर कैसे बनता है, अंडरग्राउंड वाटर? वाटर से ग्राउंड। रेन वाटर से बनता है। बारिश का पानी गिरेगा धरती पे, धरती उसको सोख लेगी, अंडरग्राउंड वाटर बन गया। अगर तुमने सड़कें बना दी पॉलिथीन वाली, पानी अंदर जा पाएगा? No, ma'am. तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यस मैम। ये इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर सड़कें पॉलिथीन के पार्टिकल्स है, जो माइक्रो पार्टिकल्स है, कभी न कभी पार्टिकल हवा में उड़ेंगे, टूटेगा ये भी कभी कभी। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल है हमारे सिस्टम में जाएंगे और हमारे को प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। माइक्रो पार्टिकल आप हटा नहीं सकते अपने सिस्टम से, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। नाक हमें फिल्टर नहीं कर पाएगी, खींच लेगी, तो लंग्स में फंस सकते हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अब पॉलीब्लेंड वाली सड़कें तो नहीं बिछती है, लेकिन उस टाइम पे बिछी थी, तो ये हमें बताता है कि हाँ यार एक सॉल्यूशन पॉलीथीन का ना कोई और भी निकाला जा सकता है अगर हम इसके बारे में सोचे, राइट। तो एक और लाइन आती है कि पहले जो 1 किलो, जैसे आपने देखा होगा ना कूड़ा बिनते हैं, तो जो प्लास्टिक का वेस्ट देते थे तो उनको मिलता था 1 किलो के ऊपर 0.40 पैसा, बहुत कम। लेकिन अहमद खान उन रैक पिकर्स को 1 किलो के ऊपर 6 रुपए देते हैं, पर केजी 6 रुपए देते हैं, तो उन्होंने उनका वेजेस भी बढ़ा दिए, व्हिच वाज गुड। और एक इन्फॉर्मेशन आती है कि कितने रोड्स ले हुए, तो उन्होंने कहा अराउंड 2002 में लगभग मोर देन 40 किलोमीटर रोड्स ऑफ बेंगलोर के ना पॉलीब्लेंड से बन चुके हैं, तो अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं वो रोड्स, ठीक है। यो मैम। So the polyblend a fine powder of recycled modified plastic। तो याद रखना polyblend के साथ वर्ड याद रखना, recycled modified plastic, इसको लिख लो यहाँ पे,
पॉलीब्लेंड इज व्हाट? किससे बना है? रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, और मॉडिफाइड प्लास्टिक में आपने बिटुमेन ऐड कर दिया, राइट? तो ये किसके काम आता है? आंसर वुड बी Construction of road. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। यस, गुड, क्लियर है सबको? Yo, ma'am. चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ फिर। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात है, अपने स्कूल में करी, इसलिए मैं कोई टाइम आपको इसमें दे नहीं रही हूँ, ये इतना कुछ था नहीं इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? अब न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है? आपने वो मूवी देखी थी जो मैंने आपको भेजी थी, चेर्नोबिल आइलैंड केस? उन्होंने बहुत अच्छे से न्यूक्लियर मटेरियल बताया था। अब कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, तो इसकी खासियत क्या है कि ये कभी स्टेबल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहता है इधर उधर, ठीक है, खुद ही डिके होता रहता है। जब डिके होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, इसको ऐसे समझो, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो रिलीज करेगा एनर्जी। जब भी एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन। थोड़ी सी भी एनर्जी जो रिलीज होती है हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो बहुत यूजफुल है, सॉरी रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूजफुल है या नहीं, बहुत यूजफुल है। थोड़े से मटेरियल से बहुत एनर्जी जनरेट होती है, जितना सारा कोल जलाने से अच्छा आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज कर लो, ठीक है, तो बहुत यूजफुल है। प्रॉब्लम है इसका वेस्ट, इसका जो वेस्ट है ना उसमें सब में रेडिएशन होती है, तो दिक्कत ये है कि अगर इस रेडिएशन के कांटेक्ट में मैं आई तो बहुत आराम से म्यूटेशन होके कैंसर होने के चांसेस हाई है। इस म्यूटेशन, मैं रेडिएशन के कांटेक्ट में खुद नहीं आई, लेकिन ये वेस्ट मेरे रूम में था फॉर एग्जांपल, तो मेरे रूम में जितनी चीजें सब में रेडिएशन लग चुकी होगी, अब मैं उनको छूंगी तो भी मैं कंटेमिनेट हो सकती हूँ। सो रेडियो एक्टिव मटेरियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। तो जितना भी ये न्यूक्लियर वेस्ट आता है ना, इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास कोई भी सही तरीका नहीं है अभी तक, हम बस मोस्ट सुटेबल वन चूज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में भी लिखा है मोस्ट सुटेबल, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, अभी हमें और अच्छे तरीके की जरूरत है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। सो अब रेडियो एक्टिव वेस्ट के पास जाते हैं और इसको देखते हैं थोड़ा सा। नीचे आओ सारे, देखो रेडियो एक्टिव वेट 16.5 मिला, Yo, ma'am. Yo, ma'am. पॉइंट मिला, राइट। अब देखो इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, क्या कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है या रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, पहले तो हम उस वेस्ट की ट्रीटमेंट करेंगे। लेट्स से ये मेरा न्यूक्लियर वेस्ट है, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब हर ना वेस्ट के साथ ट्रीटमेंट थोड़ी वेरी कर जाती है, तो आपको वेस्ट की ट्रीटमेंट जानने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ बच गए, आपने इसको ट्रीट कर दिया। ट्रीटमेंट के बाद अब मैंने इसको क्या करना है? डिस्पोज करना है, डिस्पोज ऑफ कर देना, अपनी लैब से बाहर भेज देना। तो मैं कहाँ बाहर भेजूंगी? मैं एक बड़ा सा कंटेनर लूंगी, जो मेनली अभी हमने बिटुमेन पढ़ा है ना, तो बिटुमेन यूज होता है इस कंटेनर को बनाने के लिए, और ग्रेफाइट भी यूज होता है, जो आपकी पेंसिल की निब होती है उसमें भी जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जनरली रिएक्ट नहीं करता चीजों से, तो वो भी इसमें यूज होता है। मैं क्या करूंगी? सारे वेस्ट मटेरियल को इस कंटेनर में डालूंगी और इसको कर दूंगी सील बंद, खुला नहीं छोड़ना मैंने। अब हम कितने मीटर का गड्ढा खोदेंगे धरती पे? 500. 500 मीटर। देखो बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी आपको, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है ना, आपको यही याद रखना है। रिमेंबर, यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ है पहले वो याद रखनी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है ना। तो ये आप आपने इसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिस्पोज इट, हम उसको धरती के अंदर गाड़ देते हैं। तो सही है, धरती में गाड़ दिया, रेडिएशन बाहर नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है इस टेक्निक में? प्रॉब्लम ये है कि हम गारंटी थोड़ी ले सकते हैं यार ये कभी लीक नहीं करेगा। अगर ये लीक कर गया तो रेडिएशन बाहर जाएगी, और रेडिएशन किस में जाएगी? सीधा अगर लीकेज होगी तो रेडिएशन कहाँ जाएगी? एनवायरमेंट धरती के अंदर है वो, फेड टू अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड सॉइल एंड वाटर। वाटर, हाँ, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को खतरा है, अंडरग्राउंड सॉइल को खतरा है, और अगर सॉइल में आ गई ना तो जो पेड़ के रूट्स है ना वो उसको खींच ही लेगी अपने पास, फिर वो हमारे खाने में, हमारी फूड चेन में एंटर कर जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास खतरा है वो है इसकी लीकेज, तो हमें इसे ठीक करने की बहुत जरूरत है। समझ आई? इतनी डीप होती है रूट्स प्लांट्स की? हाँ? इतनी डीप रूट्स क्या होती है बोल रहे हो ट्रीज की? नहीं, इतनी डीप रूट्स नहीं होती है, 500 मीटर तक जाए, लेकिन जब वो सॉइल में फैलेगी, अंडरग्राउंड वाटर में डालेगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना ऊपर तक थोड़ा जाए। पानी है ना, मूवमेंट के साथ तो जा सकता है ना, माइक्रोब्स के साथ जा सकता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि किसी तरीके से चला जाए। अब मान लो हमने 500 मीटर इसको दफना दिया है, उस एरिया के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन होगी और कहीं से लीचिंग होगी, तो हम गारंटी नहीं ले सकते ना लीचिंग होने का, वो तो कोई भी तरीका हो सकता है ना। यस मैम। सोचो हमें इसे ऐसी जगह दफनाया जहाँ सिर्फ फैक्ट्रीज थी, मान लो ब्लास्ट प्लस वहां हो गया या अर्थक्वेक आ गया, अब उसे खोदेंगे हम लोगों को बचाने के लिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमने काफी हद तक नीचे खोद दिया ना। अब दोबारा से जब वहां पे लाइफ आएगी, वहां पे धीरे धीरे लाइफ बसनी स्टार्ट होगी, तो मिट्टी का जो लेंथ है वो कम होगी ना, अब मिट्टी थोड़ी अंदर की तरफ चली गई, तो हम ज्यादा क्लोज आ गए हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के। हम अभी डिस्पोज कर देंगे, लेकिन 100 साल के बाद लोग उसको उसी तरीके से हैंडल करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, तो ये इसलिए खतरनाक तरीका है। हमें थोड़ी पता है कि हमसे आज 100 साल पहले इसको कैसे डिस्पोज किया है, तो ये प्रॉब्लम है। एक्सीडेंटली आप कांटेक्ट में आ सकते हो, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल Yo-yo ma'am. होता है या Yes, नहीं ma'am. होता? बायोडिग्रेडेबल अगर होते तो मैं ऐसे डिस्पोज ऑफ ही क्यों करती। बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये, माइक्रोब्स आके इनको ऐसे खा के नहीं जा सकते, माइक्रोब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। अब हमें नहीं पता रेडियो एक्टिव होने के बाद वो कितने हार्मफुल हो जाए। सोचो अगर कोविड का वायरस रेडियो एक्टिव हो जाए तो हम सब निकल लेते, है ना। इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये Yo-yo ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई ट्राई करो, बेशक नहीं आता कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ सीखोगे। गुड राज, गुड आर्यन। Which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। इससे पहले नीचे आते हैं। The UN Conference of Parties on Climate Change in year 2012 was held in, देखो UN stands for यूनाइटेड United नेशंस। होता है क्या ये? हर नेशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो सिलेक्ट हो गए हैं पैनल में, पैनल मतलब जो हेड होते हैं उस ग्रुप के, लेट्स से ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गए। अभी क्या करेंगे, ये पूरे ग्लोब के, हमारे पूरी धरती के सारे देशों से रिप्रेजेंटेटिव बुलाएंगे, जैसे मोदी जी जाते हुए आपको दिखते हैं ना, जाना होता है इन जगहों पे, यहाँ से बुलाएंगे। अब सबको इन्होंने बिठा लिया, सारे लीडर्स आ गए, वर्ल्ड लीडर्स आ गए, ठीक है, सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं। अबे बोलेंगे कोई एजेंडा उठाएंगे, हर बार एजेंडा होता है, इस बार एजेंडा है लेट्स से ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन हो रही है भाई, अच्छा यार, तो भाई पॉइंट्स बनाओ। तो उन्होंने एक पेपर रखा, उस पर लिखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है इतनी ओजोन डिप्लीशन है, डेवलप कंट्रीज जो है उनमें इतनी ओजोन डिप्लीशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने कहा मेजर लिखो कि भाई क्या क्या करें कि डिप्लीशन कम हो जाए, तो सबने अपने मेजर लिख दिए कि हाँ भाई 20 सालों में हम इतनी कम कर सकते हैं, 30 सालों में हम इतनी कम कर सकते हैं। अब सारी कंट्री के लीडर्स इसमें साइन करेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रीटीज बनती है। अब सब इस एजेंडा को मीट करने की कोशिश करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने देश में, वहां पे जाके इसको मीट करने के लिए नेसेसरी स्टेप उठाएंगे। मान लो किसी ने मना कर दिया, ये कह रहा है मैं नहीं कर रहा साइन, कह रहा मैं एग्री नहीं करता इससे, मेरे देश का इससे विकास नहीं होता। इन दैट केस यूनाइटेड नेशन क्या करती है, उसको सीधा बोल सकती है कि देखो या तो आप इसको साइन करते हो, आपको हम टाइम दे देते हैं, सोच लो, कुछ साल सोच लो, अगर आप इसको साइन नहीं करते हो तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। आपके कंट्री में हम में से किसी कंट्री का कुछ नहीं आएगा, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं देंगे हम आपको। सो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड रोक देना तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ट्रेड पे हम चलते हैं। जैसे इंडिया बासमती सप्लायर है मेन दुनिया का, बासमती देना छोड़ देंगे लोग मरेंगे, उनको सोर्स नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से। हम मैंगो का बहुत बड़े सप्लायर्स है हम यहाँ के, राइट। तो ऐसे बहुत सी चीजें हम सप्लाई करते हैं, वैसे हम दूसरे देशों से भी लेते हैं। तो वो ट्रेड रोकने की एक तरह से धमकी देते हैं कि भाई रोक देंगे तो आपको सबके साथ कॉप अप तो करना पड़ेगा। तो दिस इज वो यूएन लू। तो इसके लिए अलग अलग जगह पे मीटिंग्स रखते हैं, साथ में बैठते हैं, डिसाइड करते हैं एजेंडा। तो ये पूछ रहे हैं, अब आपका पॉइंट होगा कि हम क्या करें, इतना सारा कैसे याद करें, इतना सारा याद होगा भी नहीं। तो क्या करो कि जब भी आपको ये आएगा ना कॉन्फ्रेंस PYQs में, बस वो वाला याद कर लेना। जैसे यूएन की कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सब देश के रिप्रेजेंटेटिव आके साथ बैठे, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
ये पूछ रहा है 2012 की कहाँ हुई थी, ठीक है। तो कॉप 2012 कहाँ हुई थी, ये हुई थी हमारी कतर में। कतर में एक जगह है जिसका नाम है दोहा, कतर में हुई थी, दोहा में। आपसे दोनों में से एक का नाम पूछ लेंगे, ठीक है। अब इसका एजेंडा क्या था ये आप लिख लेना एक बार, भाई ये क्यों हुई थी, क्लाइमेट चेंज में स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे थे। तो जो सा PYQ में आएगा उसको याद करना, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है? UM तो ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं है। अब आके हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेते हैं, पढ़े? यो मैम देखो धरती थी, धरती बनाई थी बहुत पहले मैंने, बहुत ही पहले। ये इक्वेटर था। नहीं ट्रॉपिकल रीजन बनाते हैं, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल के ऊपर कौन सा होता है? टेम्परेट। एक पीछे मुझे किसी ने बोला टेम्पलेट, कुछ भी बोलते हैं बच्चे। अब टॉप पे क्या होता है? टेम्परेट ही बोला। नहीं तुझे नहीं कह रही मैं, पिछली क्लास कह रही हूँ बेटा, तेरा सुन गया मैंने। पोल। सबसे गर्म कौन सा? ठीक है, टेम्परेट कंपैरेटिवली ठंडा है ट्रॉपिकल से। अब मान लो केस है, मैं तुमको एक ग्रीन हाउसेस का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। ग्रीन हाउसेस होते क्या है, वहां से ग्रीन हाउस इफेक्ट समझा हमने कि मान लो ट्रॉपिक्स में ये प्लांट लगता है, ठीक है। ये जो प्लांट है दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। अब ये मेडिसिनल प्लांट कब ग्रो करेगा, जब वो ट्रॉपिक्स में मतलब हाई टेम्परेचर में। यही हुआ ना कंडीशन दो। यस लेकिन बीमारी तो टेम्परेट रीजन वालों को भी है, तो टेम्परेट वाले कह रहे हैं यार हमें हर बार ये प्लांट मंगवाना पड़ता है, इससे दवाइयां, हम इसको यही उगाना चाहते हैं। उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे यार। तो वो क्या कहेंगे, बना लेंगे। वो कैसे? वो बनाएंगे ग्रीन हाउस। कांच के घर होते हैं ये, ठीक है। कांच के थोचू घर हो गए ये। अब इस घरों में क्या करते हैं, इसने प्लांट को लाके उगाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ देंगे भी उससे, कांच का घर है। अब रेडिएशन आएंगी सन की, सोलर रेडिएशन आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, सोलर रेडिएशन आती है, सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, ठीक है, कुछ यहीं रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज। यस मैम तो अब ये प्लांट को उग पाएगा ना, यहाँ पे ग्रो कर पाएगा ना। यस मैम तो दिस इज अ ग्रीन हाउसेस, आपने बहुत सुने होंगे, दीज आर द ग्रीन हाउसेस। जरूरी नहीं होता ग्रीन कलर की दिखे, ग्रीन हाउसेस ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। सो दिस इज ग्रीन हाउसेस। अब इससे बहुत मॉडिफिकेशन मिलेगी आपको, अलग अलग मटेरियल से ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे होंगे, ठीक है। अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को इफेक्ट समझना था। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचर में क्या होता है, ये तो मैंने घर पे बना लिया ना। नेचर में क्या होता है जिससे हम इंस्पायर हुए हैं, हम उसको पढ़ते हैं। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। दो कंडीशंस है, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन, आर्टिफिशियल। करंट वाली, जो करंटली चल रही है हमारी। दो कंडीशन है, मैं ऊपर नीचे बुला रही हूँ ताकि तुमको सही पड़े, ठीक है। इसके बीच में लाइन खींच ले डिवाइड करने के लिए। चलो लाइन खींच लेते हैं, बहुत सिंपल है, तुमको समझ तो आ ही जाएगा। और लाइन खींच जाए बस मुझसे एक पहले तो, ठीक है जी। अर्थ बना लेते, हाफ बना लो चलेगा। यो यस ये मेरी अर्थ है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अर्थ का, कि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, नेचर में खुद बनती थी ना, जब इवोल्यूशन बढ़ा था, हमने थोड़ी स्पेसिफिकली बनाई थी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये मैंने ग्लोब का ऊपर का पार्ट बनाया है। अरे कैमरा नहीं मेरा दिख रहा, माल है। मैं हाथों से इशारे कुछ कर रही हूँ, दिख रही हूँ ना मैं? मुझे मेरे फोन में क्यों नहीं दिख रहा? यस मैम फोन फोन खराब है, तेरा भी दिमाग खराब है बंदर, फोन खराब है। 2 मिनट लगते हैं इसको मेरे को बोलने के लिए। देखो ये पूरा अर्थ है ना, इसको बॉल की तरह इमेजिन कर लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक पूरी लेयर अर्थ के आसपास आ जाएगी, ठीक है, जैसे बॉल के आसपास आती है। बात समझ आई? ये ले बेटा, Yes, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, छोटी सी लेयर बना देते हैं पतली सी, CO2। और भी गैसेज है जैसे मीथेन, पैडी फील्ड में जाओ, चावल लगाओ, बहुत मीथेन निकलती है वहां से, गाय के गोबर से निकलती है भाई मीथेन, ठीक है। ऐसे और भी गैसेज होती है, ये तो नेचुरल गैसेज है लेट्स से। सो ऐसे ही और भी गैसेज है, मैं रफली एक बना देती हूँ, ठीक है। तो एक पतली सी चद्दर बन जाती है ये, इसको हम बोलते हैं
ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, 4 आप मेन पढ़ोगे। अब होता क्या है, सन बना दे, ये सूरज, सूरज, यो मैम। सन की रेज आएंगी, छोटी वाली वेवलेंथ क्या आती है, वेवलेंथ, क्या बोल दिया मैंने, मेरे को बताओ कि जो वेवलेंथ होती है, विबग्योर याद है आपको, विजिबल स्पेक्ट्रम, यो मैम। तो वेवलेंथ यो मैम हाईलाइट की या रेड की? रेड रेड क्या पूछा? ऐड किए। जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो ना, तो जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यही कॉन्सेप्ट है ना, इतना पता है हमें, है ना। यो मैम। देखो बेटा, तो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आती है, आती थी, और काफी सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे समझो आप सूरज हो, ये फेस मेरा सूरज है, तो सॉरी अर्थ है, तो सनलाइट आई, ऐसे बाउंस बैक होके चली गई, सनलाइट आई बाउंस बैक होके चली गई, ठीक है। कुछ रेडिएशन रह जाएगी मेरे फेस पे, तो अगर कुछ रेडिएशन मेरे फेस पे रहेगी तो मेरे को हीटअप हो गया ना मेरा फेस। अर्थ के साथ भी वैसे होता है, मैक्सिमम रेडिएशन बाहर चली जाती थी, लेकिन कुछ रह जाती थी, जो रह जाती थी वो क्या करती थी, अर्थ को हीटअप करती थी, ठीक है। तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा, अर्थ वार्म, अब थोड़ा वार्म किया उसने, कितना वार्म किया एनसीईआरटी बताती है, और इस पे नीट का क्वेश्चन है, देखो ये एनसीईआरटी से अंडरलाइन कराऊंगी। यहाँ पर आओ, ग्लोबल वार्मिंग खोलो इसे 16.6, तो देखो अर्थ होती -18 डिग्री सेल्सियस, बर्फीली होती पूरी धरती, लेकिन सिर्फ इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये 15 डिग्री सेल्सियस है आज हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। जब सर्दी गर्मी होगी तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, नॉर्मल अर्थ का टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी ना, इन्होंने कुछ सन की रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दिया, तो वो जो सन की रेडिएशन को उसने वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हुआ है, ठीक है। कितना गर्म हुआ है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, क्लियर है ये? यो मैम। जैसे लाइफ एग्जिस्ट कर पाई है, आइस एज में तो हम जी नहीं पाते, लेकिन कल्चर, अब हमने क्या किया है, हमने कर दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो हमने ग्लोबल वार्मिंग में चेंज कर दिया। कैसे? हमने कार्बन एमिशन बढ़ा दी, तो अब तुमने जो लेयर्स ऊपर बनाई है ना, उन्हीं लेयर्स को मोटा कर दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब तुम ऑटोमोबाइल चलाओ, फॉसिल फ्यूल जलाओ, बढ़िया से पार्टी करो, पार्टी है फ्रेंड्स, पार्टी हो रही है, देखो पार्टी करने का नतीजा क्या होता है, ये बन गई बड़ी बड़ी लेयर। पहले की चादर के कंपैरिजन में ये वाली चादर कितनी बड़ी है, देख रही है, मोटू मोटू। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का क्लाउड है, अभी बड़ा हो गया, इसका दिक्कत क्या है, सनलाइट आएगी बिल्कुल आ जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, वो दिक्कत नहीं है उसको, पेनिट्रेट करने में जा रही है वो, लेकिन बाउंस बैक नहीं करवाती। पहले तो बाउंस बैक कर रही थी ना कुछ, लेकिन अब कोई बाउंस बैक नहीं कर पा रही। तो जितनी रेडिएशन आ रही है धरती के अंदर, मैक्सिमम रेडिएशन रुक रही है, शायद एक आध जाती होगी, लेकिन मैक्सिमम रेडिएशन रुकती है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा अर्थ के साथ, टेम्परेचर हाँ, ओवर हीटिंग हो रही है अर्थ की, और ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोब की ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ आया? यो मैम अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो यही आएगा, कौन सी रेडिएशन आई थी छोटू, कौन सी रेडिएशन बाहर जाती है, बड़ी वेवलेंथ वाली, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि जब आप क्लास में आए थे तो आप छोटे थे, जब आपकी कोचिंग खत्म होगी मेरे साथ, तब तक बड़े बच्चे हो जाओगे ना, 1 साल हो जाएगा लगभग, है ना, बड़े तो हो ही जाओगे। वैसे याद रखना, स्मॉलर वेवलेंथ एंटर एंड लोअर वेवलेंथ गोज आउट। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में तो कोई बुराई है नहीं, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक तो ये टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आता है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। देखो ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन भी है, ओजोन ऑल्सो कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ओजोन भी तो पूरी धरती को कवर करती है, इफेक्ट तो उसका भी होगा, लेकिन मेजर ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, तो सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, विच कंप्राइजेस 60%। ये जो पाई चार्ट है ये सीधा लेबल होने के लिए आ जाता है, या फिर इससे ड्राइव क्वेश्चन आता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रीन हाउस पे क्वेश्चन आए इससे आ सकता है। तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% मिथेन, ठीक है, जो मिथेनोबैक्टीरिया क्रिएट करते हैं टंग में भी। 14% रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नेचर ने नहीं बनाया, दीज आर द गैस फॉर्म बाय ह्यूमन, हमने बनाया है। जैसे एरोप्लेन जाता है ना, तो उसका जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और 6% इज बिकॉज ऑफ N2O। और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, मेजर ये 4 है, याद रहेगी। यो मैम ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं. So which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? Mainly कौन responsible है? Carbon So dioxide. आंसर would be A. बहुत बढ़िया. A. क्लियर है ना? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. डाउट है? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में एजेंडा बता रहे थे शायद आप. एजेंडा में बता नहीं रही थी, मैं कह रही थी एजेंडा लिखना. जैसे जैसे कॉप आता रहेगा वैसे वैसे एजेंडर्स लिखना, खुद से लिखना भाई. ओके जी. चलिए अब एक बार आते हैं सॉलिड वेस्ट के पास. सॉलिड वेस्ट कैसे हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऊपर चलते हैं. रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया हमारा, है ना. अब हम सॉलिड वेस्ट की तरफ जाते हैं. इससे ऊपर है सॉलिड वेस्ट. ये रहा, देखो 16.3 मिला. Yo-yo ma'am. देखो सॉलिड वेस्ट क्या है. तुम्हारे घर से कुछ भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, जैसे स्टेशनरी निकल जाना है, बॉक्सेस निकल जाना है, दैट्स अ सॉलिड वेस्ट. वेस्ट मटेरियल, चेयर टेबल, ये सब सॉलिड वेस्ट है. अगर और मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूं तो जो आपके घर से किचन वेस्ट भी निकलता है, सॉलिड वेस्ट तो निकलता है. छिलके वगैरह होते हैं प्याज के, है तो सॉलिड, लिक्विड फॉर्म तो नहीं है, राइट. हॉस्पिटल से जो इंजेक्शन एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं, वो इंजेक्शन भी तो सॉलिड वेस्ट है. अब एक सोचो, एक इंजेक्शन है, इमेजिन करके देखो, एक इंजेक्शन है जो किसी एड्स पेशेंट का खून है जिसके अंदर लगा हुआ. अब तुम उस इंजेक्शन को ओपन फील्ड में थोड़ी फेंक सकते हो. किसी के पैरों में, हाथों में गलती से लग गया ये, तो एड्स का वायरस फैल जाएगा ना. yo-yo ma'am. वेरी सीरियस कंडीशन. तो सॉलिड वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता था और हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो पहले कैसे, मतलब अभी भी हैंडल होता है ऐसे, जो बहुत अच्छा तरीका नहीं है, दैट इज ओपन डंपिंग. ओपनली डंप करो. आपने शायद देखा भी होगा, कूड़े वाले आते हैं, कूड़े लेके जाते हैं, फिर एक ओपन स्पेस में डंप करते हैं, फिर उसको आगे जाके धरती में दफना देते हैं. ऐसे कि हम क्या करते हैं, डिग कर देते हैं, ठीक है, लैंड में एक बहुत बड़ा छेद बना देते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं. कंपोस्ट बनाने के लिए भी हम ऐसी चीजें करते हैं, पर यहाँ वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है. अब इसके अंदर आप वेस्ट डाल दो, दिस इज वेस्ट, ठीक है. अब आप क्या करोगे इस वेस्ट के साथ, आप क्योंकि आपको, अब सोचो ना, किसी एक शहर का रोज वेस्ट आता होगा, जैसे इमेजिन करके देखो कितना वेस्ट होगा. आपके अकेले घर से जितना वेस्ट निकलता है, हर किसी के घर से निकल रहा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ना. अब आप इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर डाल दो, और इसको मैकेनिकली कंप्रेस कर दो, तब नीचे हो जाए, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए. जब हम कभी डालते हैं ना कुछ मतलब अपने मर्जी का खाने का डालने की कोशिश करते हैं, टिफिन में जबरदस्ती मैक्रोनी घुसा रहे हो, तो दबा देंगे ना मुझको कि ज्यादा मिल जाए. yo-yo वैसे करें, तो यहाँ पे हमने इसको दबा दिया, ठीक है. अब क्या करो, अब तुम नेक्स्ट लेयर ऑफ वेस्ट डालो, फिर मिट्टी डाल दो, ठीक है, बढ़िया चल रहा है ये, कोई दिक्कत तो है नहीं. प्रॉब्लम क्या है इसकी, ये ओपन डंप है. ओपन डंप की प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर उड़ेगी मक्खियां, ठीक है. तो एक तो इसके ऊपर जाएंगे इंसेक्ट्स, प्लस इसके ऊपर गिद्ध वगैरह भी आपको मिलेंगी, प्लस अभी ओपन डंप है, तो यहाँ पे कभी गाय चारा चरने आ रही है, गंदगी खा के जा रही है, ठीक है. अब यहाँ पे छोटे बच्चे, आपको पता है आसपास सोसाइटीज होती है, छोटे बच्चे भी खेल लेते हैं यहाँ के, तो ये बहुत इजीली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज पास कर सकता है. अब देखो मक्खियां यहाँ से उड़ के फिर जाके आपके खाने पे बैठेंगी, तो आपको हो गया ना इन्फेक्शंस. Yes ma'am. yo-yo होती है, इसलिए हाउस फ्लाई बहुत खतरनाक चीज होती है, खाने पे बैठने नहीं देनी चाहिए. तुम्हें नहीं पता वो किस पर बैठ के आती है भाई. तो हाउस फ्लाइज आर वेरी 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 डेंजरस थिंग, राइट. तो ओपन डंप्स की प्रॉब्लम ये है कि इट स्प्रेड डिजीजेस. कैसे, बाय हाउस फ्लाइज एंड एक्सेट्रा, बहुत से तरीके हैं. कोई किसी ने खुद ही जाके हाथ मार लिया वहां पे, है ना, कोई बच्चा यहाँ से जा रहा था, वहां पे नीडल लगी उसके पैर में, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. दूसरी चीज इसकी प्रॉब्लम क्या है, एक्सीडेंटल लीचिंग भी हो सकती है. एक्सीडेंटल लीचिंग, लीचिंग क्या होती है, लीचे उतारना है. लीचिंग होता है कि कोई भी लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाए और सोइल की लेयर के अंदर चला जाए, दैट इज लीचिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा कि किचन से आप वेस्ट निकाल दो, से आपने कभी सैलेड ही काटा है, तो सैलेड का काट के आप डस्टबिन में डालते हो, डस्टबिन में नीचे नीचे लिक्विड सा इकट्ठा हो जाता है. Yes ma'am. हर चीज से थोड़ा सा पानी निकल के इकट्ठा हो जाता है, दैट इज लीचिंग, राइट. तो इसलिए हम लोग डस्टबिन में पहले पॉलिथीन लगाते हैं, फिर उसके अंदर वेस्ट डालते हैं. अब देखो, अब अर्थ के अंदर ऐसा करो, इसमें कितना सारा वेस्ट है ना, हर तरीके का वेस्ट है, तो वो सारा लिक्विड टॉक्सिन सा बन के ऐसे रसने लग जाता है और धरती के अंदर चला जाता है, उसको लीचिंग कहते हैं. इसकी वजह से क्या खराब हो जाएगा, कंटेमिनेट क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर. Water. कैन कंटेमिनेट, यस, कंटेमिनेट अंडरग्राउंड रिसोर्सेस, है ना.
जो भी अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जैसे अंडरग्राउंड वाटर वोटी है उसको खराब कर देगा ये, राइट। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। तो थोड़ा बेहतर तरीका क्या निकाला हमने सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का, इंसिनरेशन एंड पायरोलाइसिस, दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस क्या है, वो कहते हैं जितना सॉलिड वेस्ट है जला दो। अगर सॉलिड वेस्ट जलाया तो पॉल्यूशन तो हुआ, अभी भी एयर पॉल्यूशन हुआ ना। वी डोंट हैव अ मेथड जिसमें हम वेस्ट को डिस्पोज करें और उसका कोई नुकसान ना हो एज सच, ठीक है। सिर्फ वो सीवेज ट्रीटमेंट में फिर भी बेहतर था, तब भी हम रिवर वाटर गंदा कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो बहुत अच्छे से एफिशिएंट हो। सो इसलिए अगर आप आगे चल के कॉलेज ही पढ़ते हो तो आप शायद कुछ डिस्कवर कर सकते हो, तो जरूर करें, ठीक है जी। अभी के लिए हम लोग इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आग लगा रहे हैं। दो चीजें, इंसिनरेटर में आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाते हो चीजों को, तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज होता है। हॉस्पिटल में जाओगे यू विल सी कि वो अपना वेस्ट डिस्पोजल के लिए जला देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। पायरोलाइसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाना। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग कैसे लगी, ऑक्सीजन के बिना तो लगती नहीं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर बहुत ज्यादा हीट दोगे ना किसी चीज को, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे किसी चीज को तो वो बहुत झटके से जलता है। जैसे आग धीरे धीरे से चलती है ना, वैसे नहीं, वो बहुत झटके से पुश करके जलेगा, ठीक है। तो पायरोलाइसिस की टेक्निक भी यूज होती है वेस्ट डिस्पोजल में। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको दिख जाए। क्लियर है? ये बात इन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ लिखी नहीं है। ये सैनिटरी लैंडफिल्स वही है जो मैंने ओपन डंपिंग आपको बताया था, ओपन बर्निंग डंप्स, तो आप इनको देख सकते हैं एक बार, ठीक है जी। जो हमने पढ़ा वही है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है इसमें। अब ये वाले क्वेश्चन करके बताओ फिर 5 और 6 अगर समझ आया तो। हो जाएगा तुम्हारे साथ आई गेस। ट्राई तो करो दोनों क्वेश्चन। देखो, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वही कोप आ गया। ये कौन से ईयर का है? 11 पहले कौन सा था? 12 अब 11 है। हाँ लिख लेना। ये कहाँ हुआ था? डरबन में हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। डरबन जगह का नाम है, लिख लेना। ये कभी कभार पूरा स्टेट का पूछ लेते, कभी वो पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ लेते, तो कंट्री और स्टेट का नाम दोनों पूछ सकते हैं, दोनों लिख के रखना। आंसर वुड बी डी। लर्न करना है, कोई और इलाज है नहीं। कतर से कंफ्यूज हो सकता था बच्चा क्योंकि 11-12 एक साथ ही था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पहला कह रहा है इंक्रीज कर दो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ट्रीज। तो ट्री कट कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगी? नो मैम। इंक्रीज होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ट्री ही बचा सकते हैं हमें उससे, वही काट दो कैसे चलेगा? इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज करोगे डिफॉरेस्टेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, ये अच्छा तरीका है, रिड्यूस कर दो। और कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को भी कम यूज करो, तो सही है। ये हो गया मैम। बेटा माइक बंद कर, बंद है, ओके। रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? दोबारा से ट्रीज उगाना। यस, ट्रीज लगाना। हाँ, तो उसको रिड्यूस कर दोगे तो वो भी हेल्पफुल नहीं है, तो आंसर वुड बी सी। तो जिस बच्चे को ये रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन याद नहीं था वो इसको लिख लो फटाफट। डन हो गया तो अंगूठा लगा दो। वेरी गुड, चल आइए ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन इजी है, नहीं समझ आया फिर नहीं है। शिल्पी, गुड, कशिश, प्रवीण, शगुन, राजकुमारी, नियति, शालिनी, प्रीति, गुड टू सी, सब बहुत एक्टिव है।
क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन बाय, क्लाइमेट को किस सबसे ज्यादा डर है? डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना ऑक्सीजन कम हो रहा है एज सच, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन काफी है, लगभग 28 है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना नहीं फर्क पड़ रहा अभी, ऑक्सीजन में कमी नहीं हो रही है, हमें कमी हो रही है ज्यादा एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की दिक्कत है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको कैसे देखना था? क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन बाय ग्लोबल वार्मिंग। इस टाइम सबसे ज्यादा डर है हमें ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्लाइमेट खतरे में है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर देखना था, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा ना, वो आपसे ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रॉब्लम है। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डिक्रीज हो रहा है? नो मैम। नो मैम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इंक्रीज भी नहीं हो रही है, पेड़ तो हम काट ही रहे हैं। तो आंसर वुड बी B. इजी था ना? क्वेश्चन खराब था। चलो ट्राई दिस वन। गुड आर टू गैसेस जो हाईएस्ट रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है? 60। और मीथेन की 20%। ठीक है, ओके बेटा। तो तुम भी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर लेना, 2 टॉपिक है उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैम। करेंगे उससे ज्यादा नहीं। चलो भैया मेरे को बताओ, आपका था बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, राइट? यो मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को डाउट? 1 to 5 में जिसको डाउट रेज योर हैंड, जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करेगा। तो जितना पूछो उतने क्वेश्चन में से बताना पहले। क्वेश्चन 1 to 5 तक किसी को कोई डाउट? मैम आपने ग्रुप में मैसेज डाला था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के करने हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डाल दिया था मैंने तुम्हें? ये हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके आयो? Yes, ma'am. नो ये मैम। हो मैम। हम तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर देते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे वालों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोला। अच्छा उनका मैसेज तुम्हें चला गया होगा, ओके। नहीं यार तुम्हारा अलग था वैसे, कोई ना, चलो ह्यूमन हेल्थ डिजीज कर लेते हैं। कहाँ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? अच्छा तो तुम्हारा वही आ गया, माइक्रोब से पहले था ना? यो मैम। एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 8। 8। सो हियर वी आर। इवोल्यूशन के बाद था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। रेज कर दो हाथ, करके आयो ये अच्छी बात है। इसको डाउट नहीं है 1 to 5 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में किसी को डाउट? मुझे दिख नहीं रहा। सूर्यांश, हाँ बेटा बता कौन से वाले में? 7th and 8th में। 7 and 8 में, ओके। ओ बेटा 7th वाला ना जो वैक्सीनेशन का टॉपिक है ना, मैं कल कराऊंगी ना, मैं बोलता वेंसडे को कराऊंगी, तो कल मैं कराऊंगी इसको, तब ये वाला सॉल्व होगा। इसको अभी छोड़ दियो, ठीक है, उसके साथ ही कवर होगा। ओके, ये मैंने Okay, उनको ma'am. दूसरे बैच को भी बोला, तो साथ में कराऊंगी। 8th पे आ जाते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ 8th वाला, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन, वो किसको फीड करते हैं? तो एंटोमीबा हिस्टोलिका सूर्यांश कौन सी वाली डिजीज में पड़ा बेटा? कौन सी बीमारी करते हैं ये? प्रोटोजोम डिजीज में। प्रोटोजोन डिजीज में कौन सी बीमारी ये स्पेसिफिकली करते हैं? अमीबिक डाइसेंट्री। जाके देख करा, नोट्स है? मिला? सूर्यांश नोट्स है तो बता दे, नहीं है तो मैं बता दूं। No, ma'am. नहीं है नोट्स? No. यार ये हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है? No, ma'am. नहीं है।
देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जहाँ तुम्हें डिजीज में फंसे हो ना, उसका सिंपल रीजन ये है कि तुमको याद नहीं है अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आपको ये चार्ट्स याद है जब हमने बनाए थे, मैंने क्या बोला था इसको कैसे करना है? अच्छा इसके चार्ट्स तो शायद इसमें है भी नहीं, छोड़ो मैं यहाँ बता देती हूँ तो नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला था कि आप डिजीज का नाम लिखोगे, फिर डिजीज का नाम लिखने के बाद उसका कॉजेटिव एजेंट लिखोगे कि उसको बीमारी कौन करता है, जैसे एंटोमीबा हिस्ट्री लिखेगा। फिर हम बोलते हैं उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, और लास्ट में हम उसके सिम्टम्स लिखते थे। अगर उसको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो हम उसके टेस्ट को भी नीचे मेंशन कर देते थे, है ना। तो हर्ष कौन सी डिजीज होती है एंटोमीबा हिस्ट्रीलिटिका से? अमीबिक डायसेंट्री। हाँ अमीबोइसिस। एमीबोइसिस का काम क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजों को वो स्मॉल डिस्ट्रॉय करते हैं? इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लग जाते, फिर एब्जॉर्ब नहीं होने देते फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन था। स्मॉल याद आ रहा है। कोई बात, लार्ज इंटेस्टाइन था अमीबोइसिस में। हमने याद करना, ऑर्डर याद करना, पहले बैक्टीरिया पढ़ा था, फिर वायरस पढ़ा था, फिर प्रोटोजोन पढ़ा था, फिर फंगस पढ़ा था। जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था ना, तकरीबन सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे, लेकिन जब हमने प्रोटोजोन पढ़ा था हमने तब बोला था कि यार ये एक है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन आता है, तो दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहला नहीं होगा, इसलिए इन्होंने इंटेस्टाइन लिखा था। ब्लड हो ही नहीं सकता सिर्फ, वो कहाँ, वो कॉलोन के अंदर जाके दिक्कत करता है। तो वो क्या क्या खाता है, एक तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो लेयर होती है ना आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो कॉलोन रीजन आता है, ठीक है, आपने लार्ज इंटेस्टाइन देखी है? ऐसे आती है सूर्यांश। तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और उसकी ना जो लेयर्स होती है ना उसको खाता है। तो म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक खा लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है क्योंकि ब्लड वेसल फटती है, तो आरबीसी इसको भी खाता है। तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, सो अगर एक बार इसको रिवाइज करेगा डिजीज ना तो फिर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। और कौन सा क्वेश्चन है बता। ओके 10 to 15 तक किसी को कोई डाउट? ओके 15 to 20 तक किसी को कोई डाउट? देयर आर क्वेश्चंस जिसमें डाउट बनता है, लिटरली डाउट बनता है पूछना कि ये कैसे हुआ। मैं पिछले बैच में पढ़ा के आई हूँ और तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, या तो तुम जीनियस हो, तुम रिसर्च पूरी करके आ गए हो कि हाँ मेरे से हो गया सॉल्व, गलत भी हुआ तो मैंने ठीक कर लिया, फिर तो बहुत सही है। लेकिन अगर नहीं करके आए हो तो भाई तुम प्रॉब्लम में हो। मेरे को है डाउट पर नंबर मिसमैच हो रहा है, मैंने अपनी बुक से किए हैं क्वेश्चंस। तो वो तो मुझे व्हाट्सएप करती हूँ, वो तो मैं तुझे ये वैसे ही मैम बता देती हूँ, है ना। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस में कोई डाउट है बता? नहीं, यहाँ से मैंने सॉल्व भी नहीं किया। ठीक है। वो पीवाईक्यू की बुक है, ये मैम एमटीजी की। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करती हूँ। 20 क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे उसके, ठीक है। ठीक है यार, अगर तुम ये पढ़ मैम के नहीं आ रहे हो तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती पढ़ने के लिए, पढ़ना तो तुमने है। नीट का पेपर आ गया, देखो ये इंस्टा लेगा तो पेपर तो डिफिकल्ट डालेगा ही, ताकि कट ऑफ नीचे आए, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। 490 में बच्चों को मेडिकल नहीं मिल रहा, मतलब बताओ अब बच्चे क्या करें। 720 का पेपर है, उसमें से रैंक 600 में ही आते हैं मोस्टली बच्चों के नंबर, है ना। 600 में नंबर आ रहे हैं, 500 में आ रहे हैं, तुम 490 में भी नहीं दे रहे हो, तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट चीज है, राइट। तो इस वजह से कट ऑफ गिराने के लिए एम्स पेपर तो डालेगा, पेपर डालेगा वो टफ, टफ डालेगा, कट ऑफ कम आएगी। कि मान लो 300 में सीट मिल रही है, लेकिन 300 भी तो लाने पड़ेंगे, उसको पढ़ना तो पड़ेगा। अब 20 क्वेश्चन तुम एक दिन के नहीं करोगे तो सोचो तुम कैसे चलेगा ना। थिंक अबाउट इट, जिसमें ये डाउट्स नहीं आए तो तुमने नहीं करे हैं। ये तो डाउट वाले पार्ट था उसमें। हर्ष, मैंने इन्वायरमेंटल इशू से एक और क्वेश्चन भेजा था आपको, उसका आंसर नहीं बताया आपने। मैंने देखो कल तो बताया था एक और मैम वो भेजा, सेकंड वाला, उससे पहले भी एक भेजा था मैंने। फिर वो मेरे से स्किप हो गया होगा, कोई ना मैं देख लेती हूँ उसके बाद, ठीक है, भेज देती हूँ। मैम, उसके 2 सही आंसर्स लग रहे हैं मेरे को। कोई बात नहीं, मैं देखो कर देती हूँ, डोंट वरी। मेरे ध्यान से स्किप हो गया होगा, मुझे एक बार रिसेंड करती हूँ कौन से वाला कह रहा है ना, बस पॉइंट करती हूँ, ठीक है। ये मैम चलो आ जाओ, मैं तुमको फिर आगे पढ़ा देती हूँ, जब तुम कर नहीं रहे हो तो। पर ये तुमको बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर तुम, इफ यू डोंट स्टडी, इट्स नॉट राइट। मई 5 को पेपर हो जाएगा, वो तो आना ही है, लेकिन अगर तुमने पढ़ना छोड़ दिया तो बात नहीं बन पाएगी। थिंक अबाउट इट, ठीक है।
अपने आप से बात करके देखो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो और उसको इम्प्रूव करो। एक दिन में 20 क्वेश्चन दिए थे, ज्यादा नहीं है ये। क्वेश्चन तो लगा ही सकते थे तुम, इतना भी नहीं था। अब मैं तुमको बताना चाहती थी 2-3 चीजें कि इस क्वेश्चन में फंसोगे तो उसको कैसे जाके करोगे। जब तुम करके नहीं आओगे फिर मैं फ्री का ज्ञान नहीं दे रही यार। फिर कीर्तन थोड़ी चल रहा है कि भक्तजन हो आओ मैं तुमको बताऊं दुनिया कैसे चलती। तो ऐसे नहीं होगा, तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर जो बच्चा एफर्ट डालेगा उस बच्चे को मैं बता दूंगी, ठीक है। तो मेरे को फिर एफर्ट डाल के दिखता है उसको मैं बता ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 and 10। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर रहे हो तुम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 21 से लेकर 40, ठीक है। आज नहीं करे जी ठीक है, मैम। अब ये करके आना एटलीस्ट। घर पे आओगे क्लास से पहले 15 मिनट भी बैठोगे तब भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, अगर तुमने रिवाइज किया है तो। और नहीं किया देन यू नीड टू रिवाइज। ये क्वेश्चन नंबर 40। और अगर नहीं भी किया है ना, बिना रिवाइज करे क्वेश्चन कर लो। जहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा ना वो टॉपिक रिवाइज कर लेना सिर्फ। जो तुमने क्वेश्चन किया उसका क्वेश्चन पढ़ता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका पे, वो कौन सा सारी बीमारियां जाके रिवाइज करेगा, वो सिर्फ यही पढ़ेगा। उसका नॉलेज तो बढ़ गया ना। तो बिना पढ़े क्वेश्चन कर लो और जो टॉपिक में फंसे थे उसको जाके रिकॉल कर लो, ठीक है। नहीं तो जो फंसे हो ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में गलत हो गया, उसका सही ऑप्शन यहाँ लिख लिया मैंने, उसका आंसर सी था, मैंने बी लिखा है, ठीक है। जब मैं क्लास में होंगी मैं पूछूंगी डाउट तो तुम मुझसे पूछ लेना, पर करके तो आओ ना, राइट। यो मैम। Yes, ma'am. Which of the following statement about the ozone is correct? सत्य बताना है तुमको, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। देखो एटमॉस्फेयर की ना लेयर्स होती हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि आप खड़े हो, मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में यहाँ भेजा नहीं है, इसको आपको एक बार एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आता कहाँ तक है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो आप अपने तक देख सकते हो, है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। मैंने बताया था ना ट्रोपोस्फेयर तक आप देख रहे हो ऊपर। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन नहीं होती है, होनी नहीं चाहिए। ओजोन कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। लगभग 12 किलोमीटर पे ये स्टार्ट होती है और उससे ऊपर एक्सटेंड होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर वो जगह है जहां पर होनी चाहिए आपकी ओजोन, कायदे से नेचर ने यहाँ बनाई है। तो दिस इज नोन एज गुड ओजोन। गुड ओजोन क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है हमें? यूवी रेडिएशन सिस्टम से आती हाँ, है। यूवी की डिफरेंट रेडिएशन होती है वेवलेंथ की। उसमें जो सबसे खतरनाक है यूवी बी, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर यूवी बी पड़ जाए हमारी आंखों में तो हमें स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, चीजें धुंधली सी दिखने लग जाएगी, ठीक है। और स्किन पे पड़े तो स्किन कैंसर डेवलप होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि पड़ी और कैंसर हो गया, धीरे धीरे डेवलप हो सकता है अगर पड़ती रही तो, ठीक है। तो यूवी बी को वो काफी बार मेंशन करते हैं पीवाईक्यूज में। कभी कभार जैसे पॉल्यूशन की वजह से ओजोन यहाँ भी बन जाती है, O3 के मॉलिक्यूल यहाँ भी इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो अगर यहाँ ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बन रही है, सो दिस ओजोन इज नोन एज बैड ओजोन। Bad ocean. ये करती है हमारे लिए ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम, और ये हमारे लिए पॉल्यूशन है। हम ओजोन इनहेल नहीं करना चाहते, हमें नहीं चाहिए ओजोन, लेकिन हमारे मेरे आसपास होगी तो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। सो दिस इज अ बैड ओजोन, ये नहीं चाहिए मुझे, ओजोन दूर चाहिए मुझसे, ठीक है। इट इज लाइक आप सनस्क्रीन लगाते हो स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन को वो बचाता है। सनस्क्रीन खाओगे थोड़ी लगाओगे ना, तो वैसे ही ओजोन ऊपर, ठीक है, अपने पास नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन इज करेक्ट। ट्रोपोस्फेयर ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से। No, ma'am. No, ma'am. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बैड होती है। नो No, ma'am. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन गुड होती है। नो No, ma'am. No. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से। Yes, ma'am. ये लिटरली फ्री का नंबर था। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं मिलेंगे। वो आपको पहले ना डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे का थोड़ा मोरल डाउन हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत रख के आगे जाओगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर सोचो आपने रिवाइज ना किया होता तो आप नहीं कर पाते ना, इसलिए हम कहते हैं रिवाइज करना जरूरी है। देखो 12th खत्म हो जाएगी हमारी अभी, तो आप रिवाइज करोगे। आप जब रिवाइज कर लोगे ना तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट, तो आपका नीट की 60% तैयारी हो जाएगी रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन दोगे इसको। जब आप सेकंड रिवीजन दोगे ना, वो कैसे होगी? आपकी टेस्ट के थ्रू, तब आपकी तैयारी हो जाएगी 12th की बहुत अच्छी। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है नीट स्कोर करने का, क्योंकि इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर साथ साथ पढ़ते रहो, समझ आई? Yo, ma'am. ये मैम और चलो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ।
देखो ओ गुड ओजोन बैड ओजोन इसलिए लिखा है, देखो बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में, गुड ओजोन अपनी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है जी। ओजोन इज O3। अब देखो ओजोन के साथ क्या है, ओजोन की हो रही है डिप्लीशन, एंटार्क्टिका के ऊपर होल बन गया, वो बनता है और चला भी जाता है। अब ओजोन की डिप्लीशन हो कैसे रही है, पॉल्यूटेंट ऊपर जाता है ओजोन को तोड़ देता है, वो करता क्या है कि ओजोन टूटती है। तो पहला नीट का क्वेश्चन है कि कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है नीट उसको ओजोन को तोड़ने के लिए। तो मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन। 40% ओजोन डिप्लीशन भाई अकेले कर लिए इसने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ है ना, तो ये पहला क्वेश्चन है कि 14% डिस्ट्रक्शन एक अकेला कर रहा है। अब क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, ये कुछ नहीं करता। इसमें जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है ना, इसने जाके ओजोन को गले लगाने का, तो हमें याद क्या रखना है कि क्लोरीन लव्स ओजोन, बहुत प्यार है उसको ओजोन से, ठीक है, कहता भाई भाई साथ रहेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन को किससे प्यार है, हाँ, ओजोन को गले लगा लेता है बस। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूवी का मतलब है यहाँ पे लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटता है। तो देखो एक प्लेन गया, उससे धुआं निकला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर सनलाइट तो पड़ रही होगी, सनलाइट पड़ेगी तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके क्लोरीन का लोन पेयर बन गया। इस पर ध्यान देना हमने, लोन पेयर क्या है, आई एम सो लोनली, तो जो लोनली होता है वो क्या कहता है, मेरे को गले लगा लो। तो ये कहता है एटमॉस्फेयर में और कुछ नहीं, ओजोन मिल गई उसको, आज ओजोन गले लग जा, ठीक है। तो ये ओजोन को गले लगा लेगा। अब क्लोरीन ने ओजोन को गले लगाया तो देखो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने पास ही रख दिया, कहता है 2 मॉलिक्यूल चले जाओ, एक मैं अपने पास रखूंगा, मैं अकेला हूं। तो ऊपर इसने ऑक्सीजन बना ली, ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन क्या करनी है, हमको तो नीचे चाहिए थी, ऐसे थोड़ी है नीचे आएगी अब। लेकिन ऊपर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ चिपक ही गया, ठीक है। अब अगर ये चिपक गया तो ओजोन ब्रेक होगी ना, सो दिस रिएक्शन इज वाज ओजोन ब्रेक, ये होती है ओजोन ब्रेक ऐसे। फिर ये क्या करता है, क्लोरीन की एक का मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के साथ लगा है ना, फिर यूवी, यहाँ पे सब जगह लाइट पड़ रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में उसको छोड़ भी देता है, फिर उसको मिल भी जाता है, तो ये रिएक्शन ऊपर चलता चला जा रहा है। तो तुम समझ रहे हो क्या कर रहा है, वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल O3 के पास जाता है, एक ऑक्सीजन निकालता है, थोड़ी देर अपने पास रखता है, फिर कहता है बोर हो गया चला जा, तो दूसरी ऑक्सीजन के O3 के मॉलिक्यूल को पकड़ता है, उसको अलग करता है, बोर होकर चला जाता है। कर क्या रहा है, O3 के मॉलिक्यूल तोड़ता चला जा रहा है, दिक्कत ये है। और क्लोरीन का ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी लाइफ है 100 ईयर से ऊपर। अब 100 सालों तक अगर एक बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट में गया, उसकी जिंदगी 100 साल है, तो 100 साल तक ये तबाही करता रहेगा, तो ओजोन डिप्लीट करता रहेगा। सो दिस इज हाउ ओजोन डिप्लीट बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ आई, यस मैम। ये बहुत बड़ा मेजर है, तो ये केमिकल रिएक्शन लिखो। देखिए ओके, सो एक काम करो, दूसरे वाले